चलिए अब हम आपका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का, जो है टारगेट कॉस्टिंग। अब सर टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में बता दूं तो टारगेट कॉस्टिंग मतलब क्या है? अपन एक सेल्स प्राइस अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या बोल रहा हूँ, सेल्स प्राइस लेते हैं जो मार्केट में चल रही है, मार्केट ड्रिवन सेल्स प्राइस लेते हैं। उसके बाद उसमें से जो प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट है वो लेस करते हैं। क्या करते हैं सर सेल्स प्राइस में से प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट लेस करते हैं। सेल्स से प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट लेस करने के बाद क्या आ जाता है सर? हमारा कॉस्ट आ जाता है। एग्जैक्टली वो कॉस्ट अचीव करना है। समझा? यूजुअली अपन क्या करते हैं रियल लाइफ में, जो अभी तक अपन ने पढ़ा डे टू डे इसमें, सर अपन क्या करते हैं सारे खर्चे ऐड करते हैं, इवेंचुअली सारे कॉस्ट ऐड होने के बाद जो कॉस्ट आते हैं उस पर प्रॉफिट ऐड करते हैं, देन वो सेलिंग प्राइस होता है। यूजुअली ऐसा ही सीखा है अपने बचपन से। हाँ सर ऐसा ही सीखा है। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग अलग है, इसमें अपन कॉस्ट को टारगेट करते हैं, मतलब ही अपन सेल्स में से प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट लेस करते, इवेंचुअली एक टारगेट प्रॉफिट आता, सॉरी टारगेट कॉस्ट आता। समझा? हाँ सर ये चीज समझी। अब इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिटरमाइन कॉस्ट। ये स्ट्रक्चर अप्रोच है काय के लिए बेटा? डिटरमाइन कॉस्ट किसका? प्रोडक्ट का। नॉट नेसेसरी हमेशा प्रोडक्ट, सर्विस भी हो सकते कभी कभी। ठीक है, अब ध्यान देना। ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वालिटी और फंक्शन नहीं अफेक्ट करना है। ध्यान देना ये चीज, स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड फंक्शन अपन ने कॉस्ट कंट्रोल में भी पढ़ा था कि स्पेसिफाइड कॉस्ट कंट्रोल में क्या चीज अफेक्ट नहीं होती सर? क्वालिटी और फंक्शन। ठीक है, ताकि आप अचीव कर पाओ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोला मैंने? डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि सेल्स प्राइस फिक्स है, उसमें से डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी माइनस करना है, तब जाके आपका कॉस्ट आएगा, और ये कॉस्ट मेंटेन करना है, क्योंकि आप प्रॉफिट आपको उतना अचीव करना ही करना है। हाँ सर, एंड ये अप्लाई होता है थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? टारगेट कॉस्टिंग के बाद अपन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ही देखने वाले। समझ लो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब प्रोडक्ट स्टार्ट से लेकर जो उसकी एंड होती है, पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट। ठीक है? हाँ चलिए एक बार मेरे साथ डेफिनेशन बोल दीजिए। सर टारगेट कॉस्टिंग इट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है? कॉस्ट किसका? सब प्रोडक्ट का, ब्रैकेट में लिखने का, स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड फंक्शन, ताकि अपन अचीव कर पाए डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड इट इज डन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। मैंने आपको मतलब भी समझा दिया। हाँ सर, अब पता है आपको टारगेट कॉस्टिंग क्यों बेटर है ट्रेडिशनल कॉस्ट प्लस मॉडल से? कॉस्ट प्लस मॉडल क्या होता है? कॉस्ट प्लस एक डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस सेल्स प्राइस। हाँ सर, इसमें क्या होता है? सेल्स प्राइस माइनस अ डिजायर्ड प्रॉफिट, कॉस्ट वो लाना है। उल्टा है ना ये? हाँ सर, क्यों बेटर है समझो। सबसे पहले तो आप ये इसमें अंडरस्टैंड करते हो कि कस्टमर क्या पे करेगा, इसीलिए सेल्स प्राइस लेते हो। मैक्सिमम अमाउंट कस्टमर इज विलिंग टू पे। ये चीज आप इसमें ध्यान दे रहे हो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, जो आप सॉरी ये चीज आप टारगेट कॉस्टिंग में ध्यान दे रहे हो, जो आप ट्रेडिशनल में नहीं देते थे। क्या? प्राइस कस्टमर इज रेडी टू पे, इग्नोरेंस करते थे आप ट्रेडिशनल कॉस्ट में। हाँ सर, दूसरा आप यहां पर ना ये भी ध्यान दे रहे हो कि कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है। कौन? कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है। कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है ये भी आप ध्यान दे रहे हो। हाँ सर, जो आप ट्रेडिशनल में नहीं देते थे। और तीसरा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है अपन डिटेल में पढ़ के आए। तो ये तीन हो गए अपने, ये कॉस्ट कंट्रोल एक हो गया सर, एक ही इग्नोरेंस ऑफ हो गया, और इग्नोरेंस ऑफ प्राइस चार्ज बाय कॉम्पिटिटर। कस्टमर कितना पे कर रहा है, क्या कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है, और कॉस्ट कंट्रोल, ये तीन रीजन के कारण ट्रेडिशनल से बेटर है। सर ये कहाँ काम आएगा बेटा? अगर केस स्टडी आई और उसमें पूछा रहा कि यार अभी ये ट्रेडिशनल कॉस्ट जा रहा है, व्हाई शुड ही गो फॉर टारगेट कॉस्टिंग, तो आपको लिखना है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अब स्टेप्स है। क्या है बेटा? स्टेप्स है, कुछ स्पेसिफाइड स्टेप्स है टारगेट कॉस्टिंग की, स्टडी मैट में दी हुई है। बट इसके पहले एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 1, तो अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। हाँ सर, इलस्ट्रेशन 1 क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। केटीसी कोलून टॉय कंपनी एक कंपनी है, वो एक्सपांड करती है टॉय का। ठीक है, हाँ सर, एंड कैरेक्टर का। केटीसी को पे करना है 15% रॉयल्टी डिज्नी वालों को। होता है ना यार, डिज्नी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो डिज्नी का प्रोडक्ट बिकेगा तो उनको 15% पे करोगे। ठीक है, डिज्नी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनको 15% पे करोगे। हाँ सर, और सेल्स प्राइस 100 रुपए। तो 100 रुपए का बेटा 15% मतलब 15 रुपए। हाँ सर, ये 15 रुपए किसको गया? ये गया डिज्नी को। ये 15 रुपए बेटा गया डिज्नी को। हाँ सर, 100 का 15 रुपए गया डिज्नी को। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, एंड उसको प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस मेंटेन करना है। कितना करना है प्रॉफिट? 25% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब ही 100 का 25% 25 होता, ये हो गया प्रॉफिट। हाँ सर, तो ये दो खर्चे होने के बाद अपनी कॉस्ट कितना मैक्सिमम हो सकता है सर? 60। हाँ सर, तो अपना टारगेट कॉस्ट क्या है सर? 60 है सर, ऐसा ही क्या हुआ ये देखिए, टारगेट कॉस्ट आ गया 60। यस सर, टारगेट कॉस्ट सिंपली आ गया 60।
हाँ सर, कोई स्ट्रेस नहीं, सिंपल। अब ध्यान देते हैं, अब ये कॉस्ट डेटा है, बेसिकली वो प्रोडक्ट बनाने को क्या क्या खर्चे लग रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दो, कंपोनेंट H1 लग रहा है 8.5 रुपये का, हाँ सर। H2 लग रहा है 7 रुपये का, वेरी गुड सर। लेबर लग रहा है 24 रुपीज का। एंड सर प्रोडक्ट स्पेसिफाइड ओवरहेड 13.5, प्रोडक्ट स्पेसिफाइड ओवरहेड लिखा हुआ है। प्रोडक्ट स्पेसिफाइड ओवरहेड अगर फिक्स कॉस्ट होता तो नहीं लेते, सिर्फ वेरिएबल वाला है। देन इन एडिशन टू अबाउ, ऊपर के खर्चों के अलावा भी 0.6 किलो ऑफ अदर मटेरियल लग रहा है, कोई और टाइप का मटेरियल लग रहा होगा, विच आर सप्लाइड एट अ कॉस्ट ऑफ 16 पर केजी। वो जो अदर मटेरियल है ना 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से सप्लाई होता है, हाँ सर। विथ 4% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, वर्ड समझो, 4% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब बेटा ये जो 16 रुपए का प्रोडक्ट है ना, ये एक्चुअली सिर्फ 96% ही इफेक्टिव है। तो एक्चुअल 100% इफेक्टिव क्या होगा सर, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 96%, ठीक है। और इसका अपने को 0.6 लगता है, हाँ सर। तो बेसिकली 10 रुपये आएगा। ये वाली लाइन समझी क्या? बेसिकली क्या बोल रहा है, एक प्रोडक्ट है जो अपने को 16 रुपये में मिलता है, लेकिन उसमें से 4% जो प्रोडक्ट होता है ना, वो ऐसा होता है सब स्टैंडर्ड, मतलब वो 4% प्रोडक्ट अपन यूज ही नहीं कर पाते, हाँ सर। तो अब आप समझो, जब आप 16 रुपए पर किलो का प्रोडक्ट दे रहे हो, उसमें से 4% प्रोडक्ट आपका वेस्ट हो जा रहा है, यूज नहीं कर पा रहे, एक्सक्यूज मी, ठीक है। 4 रुपए पर प्रोडक्ट, 4% का आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली आप ये जो 16 रुपए दे रहे हो, ये आप 96% के लिए दे रहे हो ना, हाँ सर। तो सर 100 के लिए कितना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 0.6 किलो, 0.6 किलो आपको अच्छा चाहिए तभी आप प्रोडक्ट बना पाओगे, ऐसा नहीं है कि 0.6 किलो 16 रुपए का चाहिए, अच्छा जो प्रोडक्ट है उसका 0.6। तो इसीलिए 16/96% और उसका 0.6, ठीक है। तो ये देखिए 16, ये देखिए 96, 16/96% इंटू 0.6, ऐसा लो या ऐसा लो सेम आंसर आएगा। 10 आ गया, हाँ सर 10। अब ये टोटल खर्चे का टोटल करोगे तो आएगा 63। अब मुझे बताओ, मेरा एक्चुअल कॉस्ट 63 है और मेरा टारगेट कॉस्ट 60 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अगर मेरे को 25 रुपये प्रॉफिट कमाना है? सर आपको 25 रुपये प्रॉफिट कमाना है इस चीज़ पे, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा कि आप कॉस्ट रिड्यूस करो 3 रुपीज़ से। क्या करो, कॉस्ट रिड्यूस करो 3 रुपीज़ से, तभी तो ये टारगेट अचीव होगा। अरे हाँ सर, यही चीज़ इधर लिखी हुई है, करेंटली 63 है, टारगेट 60 है, KTC शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस कॉस्ट बाय 3 रुपीज़, सेम चीज़ लिखी हुई है, समझा? ये होगा पहला इलस्ट्रेशन। अब अपन समझते स्टेप्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। देखिए मैंने कैसे याद करने के लिए इसको बताया, 13 स्टेप्स है सर, हमें 13 स्टेप्स याद करनी है क्या? देखो याद हो सके तो वेल एंड गुड, नहीं तो और ऐसा कौन सा मैं बोल दूंगा सर 13 की 13 करनी है, तो जैसे मैं जो बोल रहा हूँ पूरा ही तुम करोगे, 13 बोल रहा हूँ, 7-8 भी याद हो गए इनफ है, एंड वैसे भी 13 भी याद हो जाएगी, समझो। टारगेट कॉस्टिंग वर्ड कितना बड़ा है सर, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं रहा, समझा रहा हूँ, टाइम दो। TARGETCOSTING, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टारगेट कॉस्टिंग में 13 वर्ड्स है, हाँ सर। तो 13 स्टेप्स है, ये 13 वर्ड्स है, 13 स्टेप्स है सर। आईसीआई ने तो 80 स्टेप्स लिखे। अरे आईसीआई को छोड़ो ना, उन्होंने 7A 7A को अलग बताया, 6A को अलग बताया, 3A 3B को अलग बताया, कर करके इवेंचुअली 13 ही स्टेप्स होती है। देखिए यहाँ मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल 13 स्टेप्स होती है। कितनी स्टेप? 13 स्टेप। कैसे याद होगी सर, एग्जाम में टारगेट कॉस्टिंग का पूछा, 13 स्टेप है, 5-6 भी याद आ गए तो भी प्रभु इनफ है, लेकिन तुमको तो 13 भी याद हो जाएगी, क्यों? क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग वर्ड 13 वर्ड्स का है, हाँ सर। तो 13 स्टेप। अब क्या स्टेप है, सबसे पहले समझो। सबसे पहले मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि उल्टा सोचना है टारगेट कॉस्टिंग में, मतलब तुम्हारी थिंकिंग चेंज करवाई मैंने। क्या करवाई, ध्यान देना, सबसे पहले मैंने तुम्हारी थिंकिंग ही चेंज करवा दी, हाँ सर। तो आपने सबसे पहले किस चीज पे फोकस करवाया सर? थिंकिंग एंड एटीट्यूड चेंज पे। थिंकिंग चेंज भी लिखा तो चलता है, ये तो बस स्टडी मैट की लैंग्वेज है, इसलिए मैंने एज इट इज कॉपी किया। थिंकिंग चेंज करवाई मैंने तुम्हारी सबसे पहले, सोचने का तरीका बदलवाया कि पहले अपन ना कॉस्ट से प्रॉफिट पे जाते थे, अब अपने को सेल से कॉस्ट पे आना है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो सबसे पहले थिंकिंग चेंज करो। अब थिंकिंग चेंज करने के बाद क्या, अरे सेल्स प्राइस तो पता रहनी चाहिए। वो कैसे पता रहेगी? जब अपन मार्केट में क्या टारगेट प्राइस और मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करेंगे। 2 स्टेप्स आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्डर चेंज किया जा सकता है प्लीज। मार्केट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई एंड मार्केट का टारगेट प्राइस, दोनों चीजें अपन आइडेंटिफाई करेंगे। पहले 3 मेरे साथ रिवाइज करो। चलो सर, सबसे पहले क्या होता सर? आपने सबसे पहले हमारी थिंकिंग एंड एटीट्यूड चेंज करवाया सर। उसके बाद अब उसमें अपन को सेल्स प्राइस के हिसाब से सोचना है। तो सर सेल्स प्राइस के लिए मेरे को सबसे पहले तो मार्केट में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देखना है, और दूसरा मार्केट का टारगेट प्राइस क्या है, हाँ सर।
देन अब ये दोनों डिसाइड हो गया। अब मैं सोचूंगा भाई मेरा कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, यही सोचोगे। हाँ सर, अब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना बनाना है। अब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के बाद सोचोगे ना कि तुमको क्या प्रॉफिट एस्टेब्लिश करना है, प्रॉफिट मार्जिन, कितना प्रॉफिट मार्जिन एस्टेब्लिश करना है। एक बार वॉल्यूम डिसाइड तो होने दो। अगर समझ लो तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमाना है और तुम्हें पता ही नहीं, तुम समझ लो 1000 गुड्स बनाओगे, तब तो तुम डिसाइड करोगे नहीं मैं पर गुड पे अगर 1000 रुपए कमाऊंगा तब जाके मेरा 1 करोड़ होगा। हाँ सर, समझा कैसा, ये चीज समझी जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर, सबसे पहले तो भाई वॉल्यूम डिसाइड करो फिर प्रॉफिट मार्जिन। हाँ सर, अब प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड हो गया, अब सर टारगेट कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे ना। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो गया सर, वॉल्यूम भी हो गया, अब मैं मेरा खर्चा डिटरमाइन करूंगा, मुझे कितना खर्चा लग रहा है। हाँ सर, अब मैं खर्चा डिटरमाइन करने के बाद एक चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, खर्चे कम करने लेकिन कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना है। तो अपने को बैलेंस बनाना है कॉस्ट एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट के बीच में। किन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है सर, कॉस्ट और कस्टमर रिक्वायरमेंट के बीच में। कितनी स्टेप्स हो गई, 7 स्टेप हो गई। एक बार फिर से बोलो सर। सबसे पहले आप एटीट्यूड चेंज करवाओगे। हाँ सर। सर उसके बाद अपन मार्केट आइडेंटिफाई करके, आंखें बंद करके मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे सर, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, वहां क्या टारगेट प्राइस है। हाँ सर। सर देन उसके बाद अपन वॉल्यूम डिसाइड करेंगे कितना वॉल्यूम बनाना है। वॉल्यूम के बाद अपना टारगेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा या एस्टेब्लिश जो प्रॉफिट मार्जिन है। हाँ सर, अब इसके बाद अपन खर्चे डिटरमाइन करेंगे, कॉस्ट एस्टेब्लिश करेंगे सर, और अपने को ना बैलेंस बनाना है कॉस्ट और कस्टमर रिक्वायरमेंट के बीच में। हाँ सर। देन ये होने के बाद अपन ना टीसी, टारगेट कॉस्टिंग की प्रोसेस लगाएंगे। टीसी मतलब टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। अपन टारगेट कॉस्टिंग की प्रोसेस लगाएंगे कैसे अपन वो कॉस्ट अचीव करे, वो जो कॉस्ट है पर्टिकुलर वो कॉस्ट कैसे अचीव करे, टीसी की प्रोसेस लगाएंगे। हाँ सर, टारगेट कॉस्टिंग की प्रोसेस लगाएंगे। अब जब मेरे को बताओ तुम एक प्रोसेस कर रहे हो, हाँ सर, तब तुम्हें मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आएंगे। हाँ सर, ब्रेनस्टॉर्म, तुम दिमाग लगाओगे और एनालाइज करोगे अल्टरनेटिव्स को। हाँ सर, एनालाइज करेंगे हम अल्टरनेटिव को। सर ये हाईलाइटेड क्यों है बेटा, बताऊंगा, 2 मिनट अभी ध्यान दो। ब्रेनस्टॉर्म और एनालाइज करेंगे अल्टरनेटिव्स को। यस सर। सर एनालाइज करने के बाद फिर अपन ध्यान देंगे कि अपना प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल क्या है, कैसे अपना प्रोडक्ट का क्या खर्चा है, कौन से खर्चे वैल्यू चेन में आ रहे, कौन से नहीं आ रहे। हाँ सर, जो नहीं आ रहे उसको रिड्यूस कर देंगे। एक गैप होगी ना यहाँ, आपका एक टारगेट कॉस्ट एक एस्टेब्लिश होगा और प्रोडक्ट कॉस्ट एक एस्टेब्लिश होगा, इसके बीच में गैप होगी, उसको रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे। यस सर, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस में ना आप इनडायरेक्ट खर्चे भी करने हैं, अलग से पॉइंट लिख दिया, इंस्टीट्यूट ने लिखा इसीलिए, नहीं तो ये डीम्ड है कि यार यही खर्चों में ये पूरा आ जाएगा, लेकिन आईसीआई है तो फिर अपनी मदर बॉडी है तो जो लिखा है लिखा है। तो रिड्यूस द गैप, इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ सर। एंड लास्ट में फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कम हो गए, फिर जो आ गया आपका मेजर करोगे रिजल्ट्स और कॉस्ट मेंटेन करोगे। समझी 13 स्टेप्स। हाँ सर, एक बार फिर से मेरे साथ यहाँ प्लीज अच्छे से मेरे साथ बोल लो। देखो एक बार ये रिवीजन लेक्चर्स कर लो, बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एक बार देखो खत्म करो। क्या है सबसे पहले, समझो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, तुम तुम्हारी थिंकिंग एंड एटीट्यूड चेंज करोगे। हाँ सर। सर उसके बाद मार्केट की रिक्वायरमेंट समझेंगे और मार्केट में क्या प्राइस है वो आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ सर। देन उसके बाद सर अपन ना वॉल्यूम करेंगे, कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बेसिस पे प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करेंगे। हाँ सर। सर उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन के बाद टारगेट कॉस्ट, या जो अपने को प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए। हाँ सर, टारगेट कॉस्ट आ गई जो चाहिए। हाँ सर। सर उसके बाद अपन कस्टमर को क्या चाहिए और कॉस्ट, इसके बीच में एक बैलेंस लगाएंगे, कॉस्ट इतना कम नहीं होना चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई ना हो। देन सर अपन एक टारगेट कॉस्टिंग की प्रोसेस करेंगे। जब प्रोसेस करेंगे सर तो अल्टरनेटिव्स आएंगे जिसमें दिमाग लगा के एनालाइज करेंगे और अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव चुनेंगे। सर जैसे ही चुन लिए फिर क्या हुआ, फिर अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट मॉडल आ गया। अपन प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल को टारगेट कॉस्ट से कंपेयर करेंगे और गैप रिड्यूस करेंगे। हाँ सर, अब गैप रिड्यूस करोगे तो सर इनडायरेक्ट खर्चे भी इधर ही हटा देना, इनडायरेक्ट खर्चे भी हट गए। फिर जो रिजल्ट आया उसको मेंटेन करेंगे और भाई यही चीज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेजर रिजल्ट्स एंड मेंटेन कॉस्ट। हाँ सर, हो गई 13 स्टेप। अब इन दोनों को येलो हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि ये जो स्टेप है, स्टेप 9 एंड स्टेप 10, ये न्यू प्रोडक्ट में ज्यादा काम आएगी। ये जो स्टेप 9 है और स्टेप 10 है ये मेनली न्यू प्रोडक्ट में काम आएंगे, जब आप नया प्रोडक्ट बनाओगे। सर ये क्या लिखा हुआ है बेटा, एक तो सबसे पहले आईसीआई ने भी लिखा हुआ है और लॉजिकली खुद ही सोचो। तुम नया प्रोडक्ट बना रहे हो तब तुम्हारे पास ज्यादा अल्टरनेटिव्स रहेंगे रादर देन एक बनाए हुए प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो, खुद ही सोचो। हाँ सर। और तभी तुमको प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल एक्चुअली नए प्रोडक्ट में ज्यादा ध्यान है, बने हुए प्रोडक्ट में तो एक फिक्स मॉडल ही होता है। ये चीज समझी। हाँ सर, ये हो गया अपना स्टेप्स रिलेटेड टू टारगेट कॉस्टिंग। हाँ सर, टारगेट कॉस्टिंग की स्टेप्स कवर हुई। अब ये ठीक है, ये प्रैक्टिकल इंसर्ट इतना काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अपना कवर हो गया। हाँ सर। अब
गैप कैसे कम करोगे, मैं डायरेक्ट स्टडी मैट से बता रहा हूँ, गैप कैसे कम करोगे। अरे सर कैसे करेंगे सर, सर जो मटेरियल यूज हो रहा क्या वो मटेरियल हम कहीं और से बुला सकते विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। सर लेबर वेस्टेज हो रहा, क्या लेबर वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट प्रोडक्टिविटी। सर उसके अलावा क्या हम वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के यूसेज ले सकते हैं, गैप रिड्यूस करने का बता रहा हूँ। यस सर। सर क्या पार्ट एंड असेंबली सीधा जेआईटी यूज कर सकते हैं जस्ट इन टाइम चैप्टर नंबर 3। बस यही पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं। जो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है क्या उसके अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं क्या, हाँ तो यूज करो विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। यस सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग को ही डायमेंशन या प्रीमाइस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन या प्रीमाइस। अगर एग्जाम में पूछा रहा डायमेंशन बताओ प्रीमाइस बताओ, ये नहीं बोलना नया कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल और ये सेम होते हैं। ठीक है, अब 6 प्रिंसिपल बता रहा हूँ। सर 6 तो और कहीं भी पढ़ा है, हाँ बेटा 6 तो अपन ने और एक जगह पढ़ा है। सर 6 अपन ने पढ़ा है प्री रिक्विजिट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, सेम चीज अब अपन यहाँ आ रहे 6 प्रिंसिपल्स। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर को क्या चाहिए वो ध्यान दो। सबसे पहले टारगेट कॉस्टिंग का सबसे मेन है भाई, कस्टमर को क्या चाहिए, वो कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना पे कर रहा है, तो फोकस ऑन कस्टमर। फर्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन कस्टमर। यस सर, कस्टमर पे फोकस कर लिया, अब अपनी टीम बनाओ, खुद की टीम, डेवलप टीम वर्क। हाँ सर, कस्टमर पे फोकस कर लिया 3, ये सब क्या है, ये 6 प्रिंसिपल्स है टारगेट कॉस्टिंग के। टारगेट कॉस्टिंग लगाने के लिए ये 6 प्रिंसिपल्स चाहिए। हाँ सर। फिर सर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, चारों जो स्टेजेस है, आप स्टेज में प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करोगे। कैसे करेंगे वो अपन जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल डिटेल में पढ़ के तब मैं आपको समझाऊंगा ही। इसके बाद वही कॉन्सेप्ट लेना है, लेकिन अभी समझो आप, ये एक प्रिंसिपल है। देन सबसे ज्यादा आप खर्चा कम करोगे प्रोडक्ट डिजाइन में। क्यों सर, मैंने पहली क्लास में समझाया कि 80% ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्ट डिजाइन में लगता है। हाँ सर। देन अब आप सिर्फ एक खर्चा तो कम करना नहीं है, आपको सारे खर्चे कम करने, मतलब आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करना है। सर वैल्यू चेन एनालिसिस सर अपन डिटेल में पढ़ के आए, आप एक बार वैल्यू चेन एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, डिटेल में वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आप वैल्यू चेन एनालिसिस लगवाओगे। और आप लीडरशिप ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये 6th पॉइंट है, देखिए लीडरशिप ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस, मतलब आप टारगेट सेलिंग प्राइस पे सबसे ज्यादा फोकस दोगे। ये होगा आपके 6 पॉइंट, 6 प्रिंसिपल, सिंपल। ठीक है, चलिए अब लाइक एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। यस सर, तो डज टारगेट कॉस्टिंग। ऐसा तो है नहीं सब चीजें अच्छी होगी, सब अच्छे तो सब यही करे होते, कुछ तो गड़बड़ भी है। तो व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, लेट्स गेट इनटू दैट। मैंने जानबूझ के 5 लिखा ताकि तुमको याद रहे, अब मैं लिखने तो 10 लिख दूं, याद कितने रहेंगे, समझो अभी। सबसे पहले टारगेट कॉस्टिंग में क्या है बेटा, प्रोडक्ट इनोवेशन है। इनोवेट करो कि खर्चे कैसे कम करोगे, प्रोसेस पे ध्यान दो। हेल्प्स, ताकि आपकी मदद कर देगा प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इनोवेशन में, नया प्रोडक्ट बना लोगे आप, कुछ इनोवेट कर लोगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ सोच रहे हो। हाँ सर। सर ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव मतलब बेटा 2 टाइप के अप्रोचेस होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब प्रॉब्लम होने के पहले ही उसको सोल्यूशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट प्रिवेंशन इज प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हाइल क्योर इज अ रिएक्टिव अप्रोच। सिंपल सा एग्जांपल, भाई मुझे सर्दी नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं ठंडी में बाहर निकलता हूं तो स्वेटर पहन के निकलता हूं, क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। दूसरे क्या है, मुझे सर्दी हो गई अब मैं दवाइयां ले रहा हूं, रिएक्टिव अप्रोच है। समझा डिफरेंस, इवेंट होने के पहले प्रोएक्टिव, आफ्टर इवेंट रिएक्टिव। यस सर, प्रोएक्टिव, इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच। यस यस सर। दूसरा, ये आपकी रियल सेविंग में मदद करता है, एक्चुअली आपके खर्चे बच रहे, आर्टिफिशियल नहीं, एक्चुअली आप प्रोडक्ट का कॉस्ट कम कर रहे हो, आपकी रियल सेविंग हो रही है। देन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आप अडॉप्ट करते हो, वैल्यू चेन एनालिसिस, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज चलो टाटा बाय बाय खत्म, वैल्यू एक्टिविटीज पे ही ध्यान देते हो। यस सर। मार्केट ड्रिवन अप्रोच है टुवर्ड्स कॉस्ट, मार्केट ड्रिवन अप्रोच है। क्यों, क्योंकि सर मार्केट सेल्स प्राइस लेते हैं, क्या लेते हैं, मार्केट सेल्स प्राइस। समझा, मार्केट कितना इंपॉर्टेंट है। सर आप इतना मार्केट पे फोकस क्यों कर रहे हो बेटा, क्योंकि May 22 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इज टारगेट कॉस्टिंग मार्केट ड्रिवन अप, ऐसा कुछ है क्वेश्चन में, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन है लेकिन सेल टारगेट कॉस्टिंग को मार्केट ड्रिवन से लिंक करा था। समझा, मार्केट एनालिसिस क्यों चाहिए टारगेट कॉस्टिंग के लिए, अरे इसलिए चाहिए, देखो मार्केट ड्रिवन अप्रोच है। अभी पढ़े कि मार्केट के कॉस्ट पता करना पड़ेगा, बेसिक प्रिंसिपल ही कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर मार्केट से पता चलेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से चुनना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो स्पेसिफाइड क्वालिटी एंड फंक्शन देता है, और वो फंक्शन और स्पेसिफाइड क्वालिटी का प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। समझ रहे हो कितना डिटेल में जाना पड़ेगा। अब सर ये आंसर तो कहीं लिखा नहीं, अरे बेटा अगर कंसेप्ट होंगे तो आंसर लिख सकते हो, समझ रहा, इसीलिए प्लीज कंसेप्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन 4-5 कम हुए ना फर्क नहीं पड़ना,
लेकिन अगर 4-5 कंसेप्ट कम हो गए ना पेपर में 4-5 महीने लग जाएंगे पास होने को। ठीक है, तो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा वेटेज दो, क्वेश्चंस एक दो कम भी हुए तो चलता। चलिए, अब सर कुछ कॉन्स। हाँ सर, सबसे पहले तो भाई इतनी सारी प्रोसेसेस पढ़ी, अपने को पढ़ने को ही अभी 20 मिनट लग गया, एक्चुअली करने को तो कितना टाइम लगेगा, तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। हाँ सर, दूसरा क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे स्टोरेज में बहुत खर्चा हो रहा, मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ। अब समझो स्टोरेज वाले को बुरा नहीं लगेगा, हाँ सर, बुरा उसको लगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मोटिवेशन कम हुआ, एम्प्लॉय मोटिवेशन कम हुआ तो उसका वर्क करने की इच्छा कम हो गई, तो और ज्यादा मेरे उस खर्चे पे इफेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं पिन पॉइंट के कारण इशू आ रहा है। फिंगर पॉइंटिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंपनी, यस। दूसरा, कभी कभी ना इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है एक प्रोडक्ट डिजाइन पे सस्टेन या रीच करना। आप एक अलग डिजाइन बोलोगे, मैं एक अलग डिजाइन, अपन दोनों सीईओ है, आप एक अलग डिजाइन, मैं एक अलग डिजाइन, शायद तीसरा एक बंदा अलग डिजाइन बोलेगा, तो वो कॉन्शियस कंसेंशियस लाना कि भाई सबने एक ही डिजाइन करना, इट इज अ टीडियस टास्क, डिफिकल्ट है। डेवलपमेंट ऑफ डिटेल कॉस्ट डेटा, आपको डिटेल कॉस्ट डेटा डेवलप करना है। क्या करना है, डिटेल कॉस्ट डेटा, डिटेल एकदम डिटेल कॉस्ट डेटा डेवलप करना है। हाँ सर, और ये ना फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशन पे बेस्ड है। कैसे, अरे समझो तुम सेल्स प्राइस फ्यूचर की डिटरमाइन कर रहे हो कि फ्यूचर में भी कस्टमर इतना देगा, आज वो इतना दे रहा है, तो कल का बात करो, तुम कल प्रोडक्ट बनाओगे, तो तुम आज के बेसिस पे फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, और जहां भी फ्यूचर एंड एस्टिमेशन आया वहां रिस्क आ गई। यस सर, तो रिस्क आ गई है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ना कि फ्यूचर पे अगर वो, समझ लो कल को गवर्नमेंट ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन ला दिए कि वो प्रोडक्ट बंद ही होगा, क्या कर लोगे, तो दिस इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड एस्टिमेशन। अब सर ये सारे कॉन्स अगर ठीक करने हैं, तो एक अच्छा लीडर बनाओ जो सारे ये कॉन्स आराम से ठीक करेगा। एक अच्छा लीडर है वो प्रोसेस ठीक करेगा, वो ये फिंगर पॉइंटिंग को रादर देन बीइंग इट अ नेगेटिव एस्पेक्ट, वो एक हेल्दी पॉइंट लाएगा कि चलो ना तुम्हारी गलती पता चली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपको एक सोचने का तरीका है, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो चैप्टर का, आपको नहीं आया, दो टाइप के स्टूडेंट्स हो गए, एक, यार मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा यार, मैं तो फेल हो रहा, नेगेटिव। दूसरा, यार ठीक है ना यार, मुझे आज नहीं आ रहा, मैं सर से पूछूंगा, निखिल सर से, निखिल सर का नंबर भी है मेरे पास, 9421503171। सर आप तो पब्लिसिटी कर रहे हैं बेटा, थोड़ी तो चलती है, तो सीधा डाउट पूछेंगे। हाँ सर, तो डाउट पूछ के एडवांटेज, सर आज नहीं आया ना, अब तो पेपर में आया तो पक्का ही आएगा। हाँ, और नेगेटिव वाला क्या सोचेगा, यार मेरे को अभी नहीं आ रहा, पेपर में क्या आएगा। तो दोनों अप्रोचेस है, तुम्हें किस में रहना है वो सोचो। एक अच्छा लीडर क्या होगा, वो क्या सोचेगा, यार मेरे को आज प्रॉब्लम है ना, सुधारते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं ना, प्रॉब्लम पता तो करते हैं। एम एस धोनी ने बोला था, अगर मैं मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं करूंगा तो मैं प्रॉब्लम सुधारूंगा कैसे। यू कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स अंटिल यू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज विच आर योर प्रॉब्लम्स। सो अंडरस्टैंड व्हाट एंड विच आर योर प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। वही सेम चीज इधर है, एक अच्छा लीडर वही करेगा, यही लिखा हुआ है। अब ये क्यों जरूरी है, इंस्टीट्यूट पूछेगा आपको कि यार टारगेट कॉस्टिंग में ये इशू हो रहा है, हाउ विल एज एन कोई भी यार एज एन एडवाइजर और एज एन सीए आप कैसे एडवाइस करोगे इनको कि भाई ये टारगेट कॉस्टिंग लगाए और ढंग से लगाए। सर एक अच्छा लीडर लाएंगे, सर ये कहा लिखा हुआ है, ये देखिए सर, फॉर एवरी प्रॉब्लम एरिया आउटलाइंड कॉल्स फॉर अ गुड टीम लीडर। ठीक है, पूरा स्टडी मैटिक है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा। हाँ सर, नेक्स्ट, यही सब इधर लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट, देन इसका कुछ इंपैक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। ये जो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है ना, ये केस स्टडी अपन करेंगे बाद में। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपका May 22 में पूछा हुआ। ये सेम, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, आपका May 22 में एग्जाम में पूछा ना, क्या इंपैक्ट हो गया खुद ही सोचना। सर सबसे पहले तो कंटिन्यूस एम्फेसिस देता है प्रोडक्ट कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। आप एक एक लाइफ साइकिल के सारे, जो जैसे इंट्रोडक्शन में चीजें सुधारोगे, ग्रोथ में सुधारोगे, मैच्योरिटी में सुधारोगे, डिक्लाइन में सुधारोगे, आप एक एक जगह चीजें सुधारोगे तो आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। 80% कॉस्ट क्या लगता है सर, इंट्रोडक्शन फेज में, तो आप वो कॉस्ट सुधार रहे हो। यही सेम पॉइंट इधर लिखी हुई है। ऑफ एवरी साइकिल इन द मैनेजमेंट इज कंप्लीटली अवेयर ऑफ कॉस्टिंग इश्यूज एंड इट रिसीव्स रेगुलर रिपोर्ट्स, क्योंकि आपको रेगुलर रिपोर्ट्स मिलती है फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेंबर्स ऑफ ऑल डिजाइन टीम। मैंने बोला इंट्रोडक्शन से सारी, यस। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रिसाइज टारगेट ऑफ करेक्टेड प्राइस। अब मुझे बताओ, तुमको करेक्टेड प्राइस पता है क्या है, मार्केट में क्या चल रही। यस सर, अब जब तुमको एग्जैक्ट करेक्टेड प्राइस पता है, तुम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करोगे। यस सर, देखिए, प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ करेक्टेड प्राइस, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस कितने में बेचोगे। यस सर, अब समझो, इसमें आप बाकी सब चीजें अंडरस्टैंड करते हो, कॉस्ट, प्रॉफिट,
सिर्फ आप बेसिकली इस चीज पे नहीं ध्यान देते हो कि कस्टमर क्या पे करेगा, आप बाकी चीजें भी एनालाइज करते हो कि मार्केट स्टडी कर रहे हो। दस टारगेट कॉस्टिंग रिजल्ट्स नॉट ओनली इन बेटर कॉस्ट कंट्रोल बट ऑल्सो इन बेटर प्राइस कंट्रोल। क्योंकि समझो ना, अगर सारे सेलर्स टारगेट कॉस्टिंग पे जाए तो कस्टमर क्या पे करेगा उस हिसाब से प्राइसिंग आएगी, तो ओवरऑल मार्केट हेल्दी होगा। क्योंकि नहीं तो अगर कस्टमर सेलर के हिसाब से, हमेशा समझना सेलर हमेशा मैक्सिमम कोट करेगा। सेलर को अगर तुमको बेचना है तो वो तो चाहेगा तुम 10 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदो, तुम ये चाहोगे कि तुम 10 रुपए का प्रोडक्ट 8 रुपए में खरीदो, कहीं ना कहीं बीच में बार्गेन होगी। तो वो कब होगा, अगर कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट चला तो, या सॉरी कंपनी चली तो टारगेट कॉस्टिंग ये है कि भाई वो एग्जैक्टली सोचता है कि कस्टमर क्या पे करेगा, क्योंकि मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेलिंग है, समझा। ये दो वे ये अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। ये आपके एग्जाम में पूछा था May 22, ठीक है, 4 मार्क का पूछा था शायद। चलिए अब ये एक लाइन लिखना, कंपनी मस्ट मेक टारगेट कॉस्टिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ ए स्ट्रैटेजी। कंपनी को टारगेट कॉस्टिंग अपनी स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पार्ट बनाना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है, मतलब कंपनी मस्ट मेक टारगेट कॉस्टिंग एज इट सेंट्रल पार्ट, समझा, ऑफ इट स्ट्रैटेजी। मेन सेंट्रल पार्ट टारगेट कॉस्टिंग होगा, बाकी चीजें उसको रिवॉल्व करेगी। यस सर, मेक टारगेट कॉस्टिंग एज सेंट्रल पार्ट ऑफ इट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, अब टारगेट कॉस्टिंग कहाँ का यूजफुल होने वाली है। आपके 2 एग्जाम्पल दिए, वो आप स्टडी मैट में खुद सिंपल से एग्जाम्पल है, फास्ट फूड एंड केमिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री। मैं आपको डिटेल वाला समझा देता हूँ कहाँ कहाँ टारगेट कॉस्टिंग यूज होगी। जब बेटा हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री है, जैसे ही हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री आई, तुम्हें पता है भाई तुम कौन से खर्चे कम कर सकते हो, सेटअप कॉस्ट कम करवा सकते हो, अननेसेसरी वेस्टेज कम करा सकते हो। ऑटोमेटेड फैक्ट्री, ह्यूमन इंटरवेंशन फैक्ट्री में प्रॉब्लम होता है, तुम एक सॉरी तुम एक स्पेसिफाइड स्टेप्स नहीं लगा सकते, तुम एक स्पेसिफाइड स्टेप्स नहीं लगा पाओगे क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन है। तो कहाँ यूज करने का, जो हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री है। यस सर। दूसरा, ऐसी जो शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो, जिनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होना, वहां तो बेस्ट है टारगेट कॉस्टिंग, क्योंकि तुमको ज्यादा हर एक प्रोसेस में नहीं घुसना है। 1-2 प्रोसेस में ध्यान दो, खत्म, इंट्रोडक्शन में ध्यान दो, मेजोरिटी शॉर्ट लाइफ साइकिल है। शुरू होगा वो सर्किट बोलता है ना यार भाई ये तो शुरू होते से ही खत्म हो गया, वैसे प्रोडक्ट रहे बेस्ट है, स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। जो असेंबली ओरिएंटेड है भाई, जिसमें ज्यादा डिजाइनिंग नहीं है, असेंबली का काम है, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चे डिजाइनिंग में लगता है और वो खर्चा टाइम लगता है। दूसरा जो JIT इंप्लीमेंटेड फैक्ट्री है, मतलब जहां प्रोडक्ट एज एंड व्हेन आता है। क्यों, क्योंकि आपके पहले के खर्चे बच गए ना वेयर हाउस और इसके, तो आपको कम खर्चे सेटल करने हैं, तो JIT एक अच्छा ऑप्शन है। तो क्या 4 ऑप्शन है सर, जो हाईली ऑटोमेटेड फैक्ट्री है, यस सर। सर जहां फिर आपका शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, सर उसके अलावा जो असेंबली ओरिएंटेड और असेंबली कैसे JIT वाली, 4 पॉइंट्स हो गए। हाँ सर, ये हो गई आपकी सिचुएशन। 6 पॉइंट्स है, मैंने 4 लिख दिया, आप पढ़ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। 4 इंपॉर्टेंट जो है, जितने आपको याद रहेगा चारों मैंने लिख दिए। अब कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, बेटा ये बहुत ही ईजी है। कंपोनेंट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, सबसे पहले समझो ये स्टेप्स है, स्टेप्स या कंपोनेंट समझो टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है। कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। बेसिकली क्या बोल रहा है, वैल्यू चेन एनालिसिस करो या वैल्यू एनालिसिस करो, कौन सी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कौन सी प्रोसेस नहीं है, जो नहीं है क्या उसको अपन टाटा बाय बाय कर सकते हैं क्या, यही चीज यहाँ बोली, वैल्यू एनालिसिस। जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है उसको टाटा बाय बाय कर दो। यस सर। फिर सेकंड, कैसे भी ले सकते हो, इंस्टीट्यूट ने कैसे किया, ऐसे 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 गए हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऐसा ऐसा गया इंस्टीट्यूट, तुम ऐसे ऐसे भी जा सकते हो, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है, ये सारे प्रिंसिपल्स है, तो कोई भी ले सकते हो। सेकेंड क्या है, कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। क्या अगर हम कोई रिलायबिलिटी कम कर दे तो क्या कस्टमर और प्रोडक्ट लेगा क्या, ये ध्यान देना कंपोनेंट पे। क्या हम कोई ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी रिड्यूस कर देंगे तो क्या कस्टमर और प्रोडक्ट लेगा क्या। मिनिमाइज डिजाइन, क्या हम कैसे डिजाइन को मिनिमाइज कर सकते, क्या डिजाइन मिनिमाइज करोगे तो आप इनिशियली 80% कॉस्ट में सेविंग करोगे। हाँ सर। दूसरा, क्या हम डिजाइन में मिनिमाइज तो नहीं कर सकते सर, तो एक नया डिजाइन बना सकते क्या, कैन वी डिजाइन अ बेटर प्रोडक्ट। यस सर। देन उसके अलावा, चलो सर बेटर प्रोडक्ट डिजाइन कर लो, मिनिमाइज नहीं कर सकते, बेटर भी नहीं बना सकते, अरे तो प्रभु एक हाथ कोई प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते क्या दूसरे प्रोडक्ट के जगह। हाँ सर वो कर सकते, लेकिन क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। मैं पहले से चिल्ला रहा हूँ, क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। हाँ सर क्वालिटी नहीं अफेक्ट होगी। तो नेक्स्ट क्या है सर, कैन वी सब्सटीट्यूट पार्ट्स, यस बट क्वालिटी शुड नॉट बी अफेक्टेड। फिर क्या हम स्टेप्स कंबाइन कर सकते हैं क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में क्या होता है, ये रिमोट बनता है। हाँ सर, तो ये रिमोट कैसे, पहले रिमोट बनता है, फिर ये ऑन ऑफ वाला बटन बनता है,
फिर ये सारे बटन्स लगते हैं। उससे अच्छा एक ही बंदे को लगा दिया, भाई सारे बटन्स तेरे को लगाने। पहले जो मैं 2-3 स्टेप्स करता था वो पूरी स्टेप्स कंबाइन कर सकता था। हाँ कंबाइन कर सकते हो, लेकिन कब नहीं कर सकते? जब भाई इतना वर्कलोड नहीं देना कि लेबर की एफिशिएंसी कम हो जाए। समझ रहा है? हाँ सर। देन सप्लायर असिस्टेंस, ये कब काम आता है? ये जेआईटी में काम आएगा, जब आप जेआईटी वाले सिस्टम हो। क्यों? अरे बेटा जेआईटी, सबसे पहले जेआईटी क्यों लगाते कि भाई सप्लायर तेरे को जब गुड्स मांगे तब चाहिए, क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। जेआईटी अच्छे से पढ़ना, यहाँ जेआईटी वालों को समझ जाएगा जो जेआईटी वाला चैप्टर पढ़ के आए। हाँ सर। और लास्ट में यार क्या इससे बेटर है क्या? हमेशा अपना है। इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं मन में लगता है ना क्या कोई बेटर वे है क्या? तो स्टडी करते रहना, एनालाइज करते रहना अल्टरनेटिव। ठीक है। चलो मेरे साथ एक बार ये बोल दो कंपोनेंट्स। क्या हम कोई नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस हटा सकते क्या? अच्छा नहीं हटा सकते। क्या हम सर ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी कम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कर सकते वो क्वेश्चन पूछना। सर उसके बाद सिंपल है सर, क्या हम डिजाइन मिनिमाइज कर सकते क्या? अरे नहीं कर सकते। छोड़ो। क्या हम नया प्रोडक्ट बना सकते क्या पूरी नई डिजाइन के साथ? अरे वो भी नहीं बना सकते। अरे भाई तो कम से कम हम कोई मटेरियल तो रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। देन इसके बाद क्या हम 2-3 स्टेप्स मिला सकते क्या? हाँ सर मिला सकते हैं, आपकी मर्जी। देन उसके बाद सर हम क्या हम सप्लायर से बात कर सकते हैं क्या जेआईटी जब इंप्लीमेंट करना हो? और क्या इन सब से भी बेटर वे है क्या इतनी मेहनत करने का? समझा? हाँ सर। यहाँ आपका टारगेट कॉस्टिंग में जो जो स्टडी मैट में दिया है वो पूरा कवर होता है। अब इलस्ट्रेशन 2 है। ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 में कुछ भी नहीं है। मेरी एक बात मानना, इलस्ट्रेशन 2 में बस एक चीज ध्यान रखने की है कि लर्निंग कर्व है। अब सर लर्निंग कर्व के लिए आप प्लीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वीडियो है, सेकंड वीडियो है प्लेलिस्ट में, प्लीज वो देखिए, आपको लर्निंग कर्व समझ जाएगा। बाकी क्वेश्चन ईजी है। ठीक है। हाँ सर। इसके बाद एक केस सिनेरियो है, तो केस सिनेरियो का मैं अलग से वीडियो डालूंगा। केस सिनेरियो दोनों जो ये चैप्टर में अभी तक जो दोनों आई है, दोनों का अलग से एक वीडियो डालूंगा। ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, पहली वाली केस सिनेरियो क्या बता रही है, अगर आप चाहो ना, हाँ सबसे बेस्ट एक सुपर ओवर सीरीज है चैनल पे ही डली हुई, एक सुपर ओवर सीरीज। उसमें मैंने केस सिनेरियो फटाफट क्विकली रिवाइज करवाया है। तो आप एक बार वो सिनेरियो, वो सॉरी केस सिनेरियो का वो सुपर ओवर की सीरीज देख लो चैप्टर 4 के, उसमें मैंने एक बार चैप्टर 4 भी रिवाइज करा है, और ये फटाफट ये केस सिनेरियो भी रिवाइज करवा दी। ठीक है। तो यहाँ अपना टारगेट कॉस्टिंग का भी पूरा खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे? सर नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आपका वैल्यू चेन, सॉरी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। फाइनली अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग नेक्स्ट क्लास में आ जाए। ठीक है। चलो चलो, थैंक यू।